बच्चों, हम गद्य खंड के अतिरिक्त यशपाल द्वारा रचित व्यंग लखनवी अंदाज का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि इस व्यंग रचना में वास्तविकता की उपेक्षा कर एक बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। लेखक ने यह रचना यह सिद्ध करने के लिए लिखी है कि कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। हमने पढ़ा कि लेखक को दूर नहीं जाना था और सेकंड क्लास में यात्रा करने का दाम भी अधिक लगता था। फिर भी भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करने की इच्छा से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। वे अकेले में हिंदी की नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे और साथ ही खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और एक डिब्बे को निर्जन मान उसमें चढ़ गए। परंतु उम्मीद के अनुसार वह डिब्बा खाली नहीं था। उसमें पहले से ही एक नवाब साहब अब आलती पालती मांडे वहां पर बैठे हुए थे तथा उन्होंने लेखक के साथ संगति में कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपनी आंखें चुरा ली। अब पाठ में आगे। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लेखक लगाने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, मिडिल क्लास में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक कह रहे हैं कि जब वे खाली बैठते हैं तो उनको कल्पना करते रहने की आदत है। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का भी अनुमान करने लगे कि संभवतः नवाब साहब ने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा और अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में अर्थात मिडिल क्लास में यात्रा करता देखे। अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो। लेखक कनखियों से अर्थात नजरें चुराकर नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर बाहर की स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अर्थात अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लते लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में शामिल कर लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात अर्थात सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से अर्थात व्यवस्थित तरीके से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत व्यवस्थित तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फैलाव स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। इस प्रकार नवाब साहब ने खीरों को खाने की तैयारी की। उन्हें बड़ी सफाई से छीला और फाकों को काटा और तौलिए पर सजाया। साथ ही स्टेशन पर खीरा बेचने वालों के द्वारा दिया गया
जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च उस पर छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती अर्थात पानी आती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। लेखक सोचने लगे कि नवाब साहब यूं ही रईस बनते हैं। लेखक लोगों की नजरों से बच सकने के विचार से अब अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। ताजे खीरे की रसीली फांके देखकर उनके मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन वे मना कर चुके थे और उन्होंने आत्मसम्मान का निर्वाह करना ही उचित समझा और उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है। वैसे भी उनका आमाशय जरा कमजोर है और उन्होंने कहा कि आप शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास अर्थात एक लंबा श्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। इस प्रकार नवाब साहब ने अपनी रईसी की धाक जमाने के लिए 2 बार लेखक को अपनी नवाबी शान के प्रभाव में लेने की असफल कोशिश की थी। जब उनकी रईसी के दंभ को धक्का लगा, तब उन्होंने खीरों के रसास्वादन का विचित्र तरीका अपनाकर लेखक के सामने अपना रईसपन प्रस्तुत किया। नवाब साहब खीरे की फांकों को सूंघने के बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते थे। वह खुद एक खानदानी लखनवी रईस अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे थे। वह बताना चाहते थे कि रईसों का खीरे का शौक फरमाने का तरीका भी आम आदमियों से भिन्न और विशिष्ट होता है। इसके साथ ही इस बहाने से उन्हें अपनी नवाबी शान, रईसी नजाकत और नफासत दिखाने का मौका भी मिल रहा था। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा खान इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब के खीरे के उपभोग के अनूठे ढंग को देखकर लेखक ने विचार किया कि खीरे के इस्तेमाल का यह ढंग सूक्ष्म या काल्पनिक तरीका तो माना जा सकता है, लेकिन इस तरीके से पेट भरना कैसे संभव हो सकता है? पेट की तृप्ति तो तभी होती है जब कोई खाद्य पदार्थ मुंह से खाया जाकर पेट में पहुंचे। इस गद्यांश में लेखक ने नवाबों और रईसों के चोचलों और बनावटी व्यवहार के साथ ही नई कहानी के लेखकों को भी अपने व्यंग का लक्ष्य बनाया है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील अर्थात जो आसानी से ना पचे। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो इस प्रकार नई कहानी के लेखक भी बिना विचार घटना और पात्रों का उपयोग की
किए कहानी लिख लेने का दिखावा किया करते हैं। सच तो यह है कि ये दोनों ही कुछ नया कर दिखाने की सनक में उपहास के पात्र बनते हैं। ना तो बिना खाए उधर तृप्ति हो सकती है और ना ही बिना विचार, घटना व पात्र के कहानी ही लिखी जा सकती है। नवाब साहब के खीरे खाने के तरीके ने लेखक को चमत्कृत कर दिया। उनको अचानक एक नया ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो गया। उसे नवाब साहब जैसे सूक्ष्म भोजन करने वाले और नई कहानी के लेखकों में अद्भुत समानता दिखाई दी। ये खानदानी रईस केवल गंध सूंघकर ही मन और पेट को भर सकते हैं, तो फिर हिंदी की नई कहानी के लेखक भी बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी की रचना भी कर सकते हैं। इस प्रकार यशपाल ने इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया कि विचित्र मान्यताओं के द्वारा कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल स्वयं एक कहानीकार है। वह कहानी की रचना के शिल्प और प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। अतः नई कहानी की विचित्र मान्यताओं पर व्यंग करना उनके लिए स्वाभाविक है। हम उनके इस विचार से सर्वथा सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी रचना संभव नहीं है। हर कहानीकार कहानी के कथ्य या कथानक पर विचार करता है। वह शून्य में रचना नहीं कर सकता। किसी घटना या घटनाओं को केंद्र बनाकर ही कहानी का ताना बाना बुना जाता है। हर कहानी में पात्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है। अतः विचार, घटना और पात्र रहित रचना को लीक से हटकर कुछ लिखने का कौतुक ही कहा जा सकता है, उसे कहानी नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखक ने सामंती सोच वाले और खुद को आम आदमियों से विशिष्ट मानते हुए बनावटी जीवन शैली का प्रदर्शन करने वाले लोगों का भी मजाक उड़ाया है। इन्होंने कहानी में संदेश दिया है कि सभी मनुष्य समान हैं, उनमें कोई विशिष्ट या आम आदमी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।